देखिए, आज देवेंद्र फडणवीस का मैंने इंटरव्यू देखा और अर्णव गोस्वामी ने खैर वो मुंह से उनके निकलवा ही दिया, पहले थोड़ा वो संकोच कर रहे थे कि वो जो एक कुछ घंटे की सरकार बनी थी, सवेरे 5 बजे शपथ ले ली गई थी और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। तो अर्णव ने पूछा कि क्या ये सच है कि मतलब शरद पवार को नहीं मालूम था या शरद पवार को मालूम था, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में बताइए, हाँ या ना। तो फडणवीस ने कहा कि मैं बिल्कुल श्योर ये सारी योजना सरकार बनाने की, क्या जब जिस समय उद्धव हमको छोड़ के गए थे तो उस समय हम दूसरे विकल्प तलाशने लगे थे और तब एनसीपी के ही कुछ लोगों ने हमसे संपर्क साधा। फिर फडणवीस ने किसी और का नाम नहीं लिया मनीष जी। फडणवीस ने कहा कि मेरे साथ शरद पवार की बाकायदे मीटिंग हुई और शरद पवार ने कहा कि गो अहेड, यानी एनसीपी के साथ सरकार बनाओ। और कहे उसके बाद जब बाद में फिर क्यों पीछे हट गए और अजित अजित पवार के साथ शपथ हुई, ये सब लोगों ने नाटक देखा। कुल मिला के था कि ये वो जो नाटक हुआ था वो अजित पवार के मन का नहीं था या देवेंद्र फडणवीस के नहीं था, और शरद पवार की उसमें सहमति थी। अब बताता हूं मनीष जी कि मैं फडणवीस की बात से बड़ा सहमत हूँ, पूरा 100% सहमत हूँ। और एक बात के लिए धन्यवाद भी देता हूँ और सहानुभूति भी व्यक्त करता हूँ कि फडणवीस ने सच तो बताया लेकिन पूरा सच नहीं बोले वो। और पूरा सच नहीं बोले, एक मर्यादा के तहत नहीं बोले, एक नैतिकता के तहत नहीं बोले। कायदे से तो उसमें फडणवीस की भी कोई गलती नहीं थी मनीष जी, क्योंकि फडणवीस के साथ शरद पवार की बैठक का कोई मतलब नहीं है। जिनको राजनीति की थोड़ी सी भी समझ है कि फडणवीस का कद और शरद पवार के कद में जमीन आसमान का फर्क है, और इस तरह के समझौते ये इतने अंतर वाले कदों के साथ बैठ के नहीं हुआ करते। शरद पवार ने वो बात नरेंद्र मोदी के ही साथ की थी और नरेंद्र मोदी को ही शरद पवार ने वो दांव दिया था, और नरेंद्र मोदी संभवतः अपनी जिंदगी में पहली बार दांव खाए थे बहुत बुरी तरह से, जिसे कहना चाहिए कि औंधे मुंह गिरे थे। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मुझसे जो लोग जुड़े हुए हैं, 20 नवंबर को मेरी फेसबुक 2019 वो पोस्ट आज भी पड़ी हुई है। उसके कुछ अंश आपको पढ़ के सुना देता हूँ मनीष जी कि उस पर मैंने कहा क्या था कि वो मनीष जी जब 20 नवंबर को गया था शरद पवार अचानक मिलने नरेंद्र मोदी से लोकसभा में, और जब बाहर निकला था 1.5 घंटे की मुलाकात, और अकेले की मुलाकात हुई थी वो। उसमें न भाजपा को कोई बैठा था न शरद पवार के साथ कोई गया था। और जब शरद पवार बाहर निकला था तो शरद पवार ने कहा था कि हम किसानों की समस्या पे बात करने के लिए आए थे। तो तो उस समय मैंने कहा था कि कोई नौसिखिया, ये देखिए कि मैं बता रहा हूँ कि ये 2019 की उसी उसी दिन की पोस्ट है। मैंने लिखा था कि शरद पवार की इस बात पर उन्हीं राजनीतिक विश्लेषकों ने विश्वास कर लिया था जिनकी बुद्धि वास्तव में घास चरने गई थी। और इस मुलाकात के बाद शरद पवार 22 तारीख को मुंबई लौटा। उसमें मनीष जी साजिश ये थी कि शरद पवार ने ये दगाबाजी करके, ये दांवबाजी करके ये पक्का कर दिया था कि जो गठबंधन बनने जा रहा है अब इसमें कोई टूटन नहीं होगी, वो हुआ ना हो। इसलिए उसने ये काम किया था ताकि अब भाजपा की भी हिम्मत न पड़े। और ये उसमें मैंने यही लिखा था कि शरद पवार ऐसे कद का आदमी जब अकेले बैठ के कोई बात करता है तो फिर उस पर विश्वास किया जाता है मनीष जी राजनीति में। और शरद पवार आज की तारीख में अगर विपक्षी की बात करें तो सबसे अनुभवी और सबसे उम्र दराज आदमी है, और नरेंद्र मोदी ने उस बात पे विश्वास कर लिया था। अन्यथा ये अगर आपको ध्यान हो तो जैसे ही सवेरे 5-7 बजे जैसे फडणवीस ने शपथ ली थी, प्रधानमंत्री मोदी ने तत्काल रिट्वीट करके बधाई दे दी थी। तो अगर इसमें जरा सा भी दांव पेच होता, कुछ गड़बड़ होती, तो इतनी जल्दी वो न करते। तो वो सब करने के बाद शरद पवार ने जो झटका दिया था, तो वो खैर वो नरेंद्र मोदी बहुत 100% उसमें दांव खा गए थे, चूक गए थे, और उसमें भाजपा की थू थू हुई थी। तो लेकिन आज आज फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी को उसमें शामिल नहीं किया। वो सारा जहर खुद पी लिया कि मुझको दांव दिया, मेरी मीटिंग हुई थी। तो मीटिंग मेरा अपना मानना है कि फडणवीस के साथ नहीं, वो नरेंद्र मोदी से मिलने वो दिल्ली आया था 20 नवंबर को, और वही 1.5 घंटा बैठा रहा। जब निकला तो कहा कि किसानों की बात करने आते। जरा सोचिए, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और दूसरी तरफ शरद पवार के ऐसे कद का नेता, और अकेला अकेला 1.5 घंटे बैठे दोनों, और बाहर निकल कर हम किसानों की चर्चा कर रहे थे। तो ये वही वाली बात है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आर्मी चीफ मिले, और जब बाहर निकले तो क्या हम मौसम पे बात कर रहे थे।
ये उसी तरह की बात थी। कुछ लोगों ने इसको मान लिया, लेकिन मैंने नहीं, मैंने उसी समय मैंने उस लिखा दिन था। भी हम लोगों ने इस पर और टिप्पणी की थी, बिल्कुल इस पर विश्लेषण किया था आपने। जी, तो वो आज आज उसकी पुष्टि देवेंद्र फडणवीस ने कर दी कि ये सारा गेम शरद पवार ने ही शुरू किया था, बाद में शरद पवार ने दगा दे दिया। तो उस पर भी कोई बड़ी ताज्जुब की बात नहीं है। वो अपने गुरु को दगा दे के ही वो मुख्यमंत्री बना था। जिस गुरु से उसने शाम को समर्थन वापस लिया, दोपहर में उसके साथ बैठ के लंच की टेबल पे एक साथ भोजन कर रहा था, तब तक उसका गुरु को नहीं मालूम था कि शाम को ये मेरी सरकार गिराने जा रहा है। तो इस टाइप का दगाबाज आदमी है, उससे नरेंद्र मोदी दगा खा गए। तो ये राजनीति में होता रहता है, लेकिन आज आज फडणवीस के स्वीकारोक्ति ने उसकी पुष्टि कर दी। और एक बात और भी समझ में आती है कि जिस तरह से, जिस अंदाज में फडणवीस ने कहा कि सर, ये पूछा अर्णव ने कि क्या अब आगे कोई बात हो सकती है, तो उसने कहा अब फिलहाल आगे कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। यानी शरद शरद पवार, देखिए जो आप मनीष जी कह रहे थे कि उस घटना से पहले तक, ये मेरा भी मानना है कि और सब बातें होती है, लेकिन राजनीतिक अनुभव और उम्र के हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी शरद पवार का सम्मान करते थे। एक उसको, उस आदमी को वजन देते थे, लेकिन उस घटना के बाद से शरद पवार ने उसको मिट्टी में मिला दिया। अब शरद पवार की कोई हैसियत नहीं है, और इसीलिए बातें कर रहा है शरद पवार कि हमारे ऊपर कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप है। अरे 1400 करोड़ की संपत्ति तो अजीत पवार की ऑलरेडी जब्त कर चुकी है ईडी। जो बेनामी संपत्ति, ईडी ने बेनामी संपत्ति जब्त की, वो कह रही है कि ये संपत्ति अजीत पवार की है। इसी तरह सुप्रिया सुले दुनिया भर में फंसी हुई है। तो अब वो आखिरी पारी है और 2024 में वो खत्म हो जाएगी। और कल जो प्राइम मिनिस्टर ने नाम लिया और ये कहा कि हम गारंटी देते हैं, उसमें शरद पवार का नाम लेना आपको लग रहा है क्या इतना, मतलब बिल्कुल यूं ही था? क्योंकि पवार का नाम वो अक्सर नहीं लेते थे भ्रष्टाचारियों में, कम से कम। इसका मतलब है कि देवेंद्र फडणवीस ने जो आज बात कही है, वो इंडिकेशन है कि शरद पवार जल्द ही जेल जाएगा। शरद पवार जाए ना जाए, अजीत पवार चला जाएगा। अजीत पवार तो चला जाएगा, क्योंकि देखिए शरद पवार बहुत शातिर आदमी है। फिर वही चीज कि समझिए, महाराष्ट्र जितने भी घपले घोटाले सब वहां महाराष्ट्र में लूट के हैं, और उसमें शरद पवार कभी है ही नहीं। तो वो जैसे केजरीवाल ने सिसोदिया को पहुंचा दिया, सत्येंद्र जैन को पहुंचा दिया, क्योंकि खुद दस्तखत वो नहीं करता था। तो वैसे कहीं शरद पवार के दस्तखत नहीं मिलेंगे। हाँ, शरद पवार आय से अधिक रकम के हो सकता है जवाब देना मुश्किल पड़ जाए शरद पवार को या सुप्रिया सुले को। सर, चोर, एक कहावत कही जाती है कि चोर कहीं ना कहीं सबूत छोड़ता है। केजरी ने भले ही साइन नहीं किया हो, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट अब सामने आ गई है और सीएजी शाह के अंदर में है। तो केजरीउद्दीन, ये केजरी जो बहुत फुदक रहा है आजकल, देखिए कि ये यूसीसी पे सरकार के पक्ष में खड़ा हो गया है। केजरी अपना केचुल जो है वो बदल रहा है। क्या लग रहा है कि शाह ने शिकंजे में ले लिया है अब केजरी को? केजरी का खेल खत्म। बड़ा अपने सिसोदिया को का महिमा मंडन, सत्येंद्र जैन का महिमा मंडन कर रहा था। 1.25 साल होने जा रहे हैं सत्येंद्र जैन को तिहाड़ में सड़ते हुए। भले ही वो अभी अंतरिम जमानत पर है, लेकिन उस जमानत की अहमियत नहीं होती है। सिसोदिया सड़ रहा है। सिसोदिया की बीबी भी अब खबर आ रही है कि वो अब अपना नकाब उतारने वाली है। तो केजरी, अब इस सीएजी रिपोर्ट में आप केजरी को क्या देख रहे हैं? क्या शाह ने पूरी तैयारी कर ली है इस केजरी के लिए?